घर की बना अच्छा वो लड़की जो यहाँ पे आई तो यही स्टेप की बात कर रही थी क्या? चलो इधर ध्यान दो। 3 एक्टिविटी मैंने बताई थी कैश फ्लो स्टेटमेंट में होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। 3 एक्टिविटीज हैं। इसका मतलब क्या है पहले समझो। जितने आइटम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में होते हैं और जितने आइटम बैलेंस शीट में होते हैं वो सारे आइटम जो होते हैं इन 3 एक्टिविटीज में प्लस या माइनस होते हैं। प्लस कौन से आइटम होंगे? जिससे पैसा आएगा। ये क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कैश का आना और कैश का जाना, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। पहली एक्टिविटी क्या थी? ऑपरेटिंग। दूसरी इन्वेस्टिंग। तीसरी जैसे क्वेश्चन आता है थ्योरी में, एक्सप्लेन कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है ना? थ्योरी का क्वेश्चन व्हाट डू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आप बताएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ एनालिसिस ऑफ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो अंडर डिफरेंट एक्टिविटीज। टाइप्स नहीं होते ऐसे। कैश फ्लो है नहीं, तो ये तो क्या करेंगे? ये इसका पार्ट है। ये कैश फ्लो है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 पार्ट हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा बैलेंस शीट। ऐसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 हिस्से हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसमें भी इनफ्लो आउटफ्लो होगा, पैसा आएगा और जाएगा। इसमें भी पैसा आएगा और जाएगा, इसमें भी पैसा आएगा और जाएगा। कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। आपको ये पता करना है, देखो ध्यान से, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इसमें जितने आइटम होते हैं ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में, तो सब यहाँ आएंगे किसी न किसी एक एक्टिविटी में। अब इम्पोर्टेंट ये है, हमको पूरा नहीं पढ़ना है क्योंकि हमको न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को पढ़ना ही नहीं। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चैप्टर आपको बताएंगे, चाहे उसको घोट के पियो चाहे जो करो। इतना लंबा तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा? 3 क्वेश्चन बात कर रहा हूँ मैं केवल, सेकंड, थर्ड और एग्जांपल 1, ठीक है ना? मैं आपको ये जो पढ़ा रहा हूँ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको इसका जो थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है थ्योरी में। व्हाट डू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेन है 4 नंबर, ठीक है ना? ये क्वेश्चन ऑलरेडी उस लिस्ट में है जो मैं आपको भेजूंगा। 12 साल का क्वेश्चन देता इसमें ऑलरेडी है। दूसरा क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। फंड फ्लो अभी मैंने बताया नहीं, इसलिए मैं इसका डिफरेंस अभी आपसे बात नहीं करूँगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझने की। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें बहुत सारे आइटम आते हैं, ठीक है? इन दोनों में कम आइटम है, तो पहले अपन इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेन। इतना उसमें लिख दिया 4 नंबर में। अब आप लिखो जो है दिमाग लगाओ। मैक्सिमम कितने वर्ड का होता है? 150 से 180 वर्ड। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है 150 से 180 शब्द में आपको आंसर देना है, ठीक है? इसका मतलब लगभग आपकी कितनी लाइनें हो गई? 20 से 22 लाइनें। 150 में सर वर्डिंग में दिस है मार, ये सब चीज तो सब काउंट होता है। ए भी अगर बीच में आ रहा है तो भी वर्ड मानेगा। काउंट नहीं करते, वो अंदाजा लग जाता है। जैसे आपका एक लाइन में आपके 6 वर्ड आए तो उतना अंदाजा हो गया ना कि आपको कम से कम 1.5 पन्ने का आपने आंसर लिखा होगा, तो पूरे वर्ड होंगे। क्योंकि 10 लाइन में कितने वर्ड आए? 60। तो 30 लाइनों में पूरा हो गया आपका 180। तो 30 लाइन मतलब अब एक पेज में 22 लाइनें हैं, यानी 1.5 पन्ने के आसपास होना चाहिए। इतना अंदाजा उनको रहता है, इतने सालों से कॉपी जांच रहे हैं तो समझ में आता है कि किसने कितना लिखा है।
अब ध्यान से समझो इसमें क्या आ रहा है। मैंने क्या बताया पहले, कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स वी एनालाइज द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो बाय यूजिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इज नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। फॉलोइंग एक्टिविटीज आर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। what come in operating, what come in investing, what come in financing। पहले हम बात करेंगे इन दोनों की और लास्ट में बात करेंगे इसकी, क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम आइटम है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। इन्वेस्टिंग में इनफ्लो और आउटफ्लो, किन चीजों का इनफ्लो होगा, किन चीजों का आउटफ्लो होगा, ये चीज ध्यान से समझना। कुल 6 लाइनें हैं। आप पेज नंबर 522 ओपन करो, 522। सर आपने जो है वो हम लोग में नहीं है। दूसरा पेज में पड़ेगा। तो पेज नंबर दूसरा सर कौन सा नंबर है सर? 522 606 नई बुक में 606। अरे यार इतना छोटा फॉर्मेट है इसको सॉल्व करने का। सर खोल ही नहीं रहा है। हाँ जी, सर कहाँ है? ठीक। 606 जब क्वेश्चन की अपन बात करते हैं तो ये पूरा क्वेश्चन में आता है, यूज होता है, पर अभी अपन बात कर रहे हैं केवल थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से समझना, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। अब देखो क्या लिखा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखा, बी नंबर पॉइंट, क्या लिखा है? बी नंबर में इन्वेस्टिंग लिखा हुआ है। अब देखो बी में क्या लिखा है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ध्यान से समझना, क्या होती है? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स यानी लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। फिक्स्ड एसेट्स मतलब लैंड, बिल्डिंग, टेबल, चेयर, फर्नीचर, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, स्थायी संपत्ति। करंट एसेट मतलब चालू संपत्ति। अब तो दिल्ली में पढ़ेगी तो बाजा बच जाएगा। नहीं पढ़ाई है हमने। आगे वाली जो आगे है चीजें वो आगे दूसरे वो प्रॉपर्टीज जो लॉन्ग रन में हम बिजनेस में यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट तुम अगर खरीदोगे यानी परचेज करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा ना, परचेज करना इसमें क्या आउटफ्लो, ध्यान से समझना, आउटफ्लो हुआ। अगर आप सेल करोगे, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट करोगे तो पैसा आएगा। पैसा आएगा। कंफर्म? हमको बात क्या करनी है, कैश, है ना, कैश फ्लो। कैश का फ्लो कैसे होगा? हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे तो पैसा चला जाएगा, बिल्डिंग बेचेंगे तो पैसा आ जाएगा। किससे पैसा आ रहा है, किससे पैसा जा रहा है। ये तो हो गया फिक्स्ड एसेट। फिर देखो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर हमने इन्वेस्टमेंट को खरीदा तो पैसा जाएगा, इन्वेस्टमेंट को बेचा तो पैसा आएगा। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल तुमने गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस में गए, पोस्ट ऑफिस में तो वो मिलता है, पेपर मिलता है, किसान विकास पत्र, ठीक है ना। आप वहाँ जितना पैसा जमा करोगे उतने का वो लेटर तुमको मिल जाएगा, लेटर ऑफ एग्रीमेंट एक तरीके से, कि आपको हम इतने साल बाद इतना पैसा गवर्नमेंट वापस करेगी। एफडी होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट, आप बैंक में पैसा जमा करते हो 7 साल 8 साल के लिए, पैसा डबल होकर मिलता है, ठीक है ना। 8 साल 9 साल में वो डबल हो गया। आप ध्यान से समझना, आपने वहां पैसा दिया, आपने एफडी खरीदी, पैसा गया। अब जब वो एफडी आप बेचोगे, वापस करोगे बैंक, तो आपको पैसे मिलेंगे, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट। आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया तो आपके पैसे गए, और जब शेयर आपने बेचा पैसे आ गए। यानी परचेस करने से आउटफ्लो हुआ और सेल करने से इनफ्लो हुआ। नेक्स्ट क्या है, देखो इसमें और देखो क्या लिखा है, और डिविडेंड रिसीव, 2 आइटम है। तो ये आ गया इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड, ये इतने आइटम आते हैं केवल किसमें, एक और चीज है, कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग है, वो इसका टोटल है, फाइनल आंसर। यानी जब वो जो लिखा है वो इनको प्लस किया, इनफ्लो को, और आउटफ्लो को माइनस किया, तो जो बचा
वो कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब मेरी बात ध्यान से समझना जो मैं बोलना चाह रहा हूं। ये बैलेंस शीट है, ध्यान से समझो। अभी आपने कौन कौन से आइटम उठा लिए? फिक्स्ड एसेट कहाँ होता था? यूज हो गया। इन्वेस्टमेंट यहाँ होता है, दो किया। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये कहाँ आते हैं? इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये दो आइटम उठ के आ गए। अभी भी वहां पे बहुत सारे आइटम बचे। कौन कौन से बचे? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड बचे हुए। नॉन करंट लायबिलिटी, इन दोनों को बोलते हैं टोटल डेट। याद आ रहा है? अब ये सारे आइटम बचे हैं, केवल दो आइटम यूज हुए, फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट। ये किस में जा रहे हैं? ध्यान से समझना, पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में इधर केवल दो आइटम आए, इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट। मोटा मोटा दो आइटम, फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स्ड एसेट को अगर खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो पैसे जाएंगे, फिक्स्ड एसेट से इन्वेस्टमेंट हम बेचेंगे तो पैसे आएंगे। डन? कोई कंफ्यूजन? चलेगा? अगला देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? इसमें तो दो पार्ट में बांटा, इनफ्लो आउटफ्लो। देखो क्या लिखा पहला, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। अगर हम शेयर इशू करेंगे तो क्या होगा? पैसा आएगा। इशू ऑफ शेयर में इक्विटी है, प्रेफरेंस दोनों आ गए। शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा। अब दूसरा, शेयर में पैसा जाता कब है? रिडम्पशन या रिडम्पशन का मतलब होता है आप शेयर का पैसा वापस कर रहे हो शेयर लेकर। इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं। जैसे शेयर बेचने को क्या बोलते हैं? सेल ऑफ शेयर नहीं बोलते, इशू ऑफ शेयर। शेयर बेचने में शेयर जो बेच रहे होते हैं, कि तुमने इशू ऑफ जो शेयर उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर। उसको सेल ऑफ शेयर नहीं बोलते कंपनी की लैंग्वेज। ऐसे ही जब शेयर हम वापस लेते हैं, कंपनी उनका पेमेंट वापस करती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिडम्पशन ऑफ शेयर और बाय बैक ऑफ शेयर। बाय बैक मतलब हमने वापस अपने शेयर खुद खरीद लिए, कंपनी वो शेयर अपने वापस ले लेगी, बाय बैक बोलते। फॉरफीट अलग चीज है। बाय बैक हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई कंपनी पर्याप्त प्रॉफिट में है, कंपनी को आपके कर्जे की जरूरत नहीं है, तो कंपनी बोल रही है भाई आप अपना पैसा वापस लो। हाँ, रिटर्न ऑफ शेयर, ठीक है ना। अगली लाइन देखो, इसमें और क्या है? प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी लॉन्ग टर्म लोन या डिबेंचर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब लॉन्ग टर्म लोन तुमने लिया। और इसमें एक चीज और आ जाती है, इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर। अब लॉन्ग टर्म लोन सेकंड था, पे बैक ऑफ लोन और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ध्यान से समझ लो, इशू ऑफ शेयर करोगे तो पैसा आएगा, लोन लोगे तो पैसा आएगा, डिबेंचर इशू करोगे तो पैसा आएगा, ठीक है ना। रिडम्पशन ऑफ शेयर करोगे
बाय बैक ऑफ लोन करोगे, लोन का पे बैक करोगे, लोन चुकाया तुमने, पे बैक किया, और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इससे पैसा जाएगा। भाई लोन का पेमेंट करेंगे तो पैसा क्या होगा, लोन तो खत्म होगा, पैसा भी जाएगा। डिबेंचर रिडम्पशन किया है नहीं, हमने डिबेंचर तुमसे वापस ले लिए तो तुमको पैसा वापस कर दिया, हमारे पास से कैश तुम कंपनी हो मान लो, मैं तुमसे डिबेंचर ले रखा है, तो तुम अपना डिबेंचर वापस ले रहे हो तो मेरे पैसे दोगे ना। जब पैसे दोगे तुम्हारे पास से कैश का क्या हुआ, इनफ्लो की आउटफ्लो, पैसे तुम्हारे पास आए कि गए। फिर से बोल रहा हूँ, यू आर अ कंपनी, ठीक है ना, तुम लोग कंपनी हो। अब तुमसे मैंने शेयर खरीद रखा था या तुमसे मैंने डिबेंचर खरीद रखा था, अब मैं अपना डिबेंचर वापस कर रहा हूँ तो तुम मुझे पैसे दे रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, तो तुम्हारे पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है तो क्या कहलाएगा, आउटफ्लो, ठीक है ना। अब तुमने शेयर बेचा तो पैसा क्या आया ना, तो क्या कहलाएगा, इनफ्लो, इश्यू ऑफ शेयर यानी इनफ्लो। अगली लाइन क्या लिखी देखो ध्यान से, इंटरेस्ट पेड डिविडेंड पेड, ठीक है। ये मैं इन दोनों की मिनट नहीं बता रहा हूँ ना, मैं वो खाली इसके बताने, ठीक है ना, तो ध्यान से समझो पहले। अब इसमें कितने आइटम चलेंगे बताओ मेरे को, इसमें चला गया ये लॉन्ग टर्म लोन, नॉन करेंट लायबिलिटी ये चला गया, डिबेंचर और लोन और शेयर होल्डर फंड चला गया, ये दो आइटम गए। अभी भी क्या बचा हुआ, ये वाला बचा है और ये बचा है और ये पूरा बचा है। इसमें केवल दो आइटम क्या क्या, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट। अभी भी इस तरह बहुत सारे आइटम है ना जो होते हैं, जो पूरे छुटे हुए हैं, और इधर भी बहुत सारे आइटम हैं जो ये दोनों छुटे हुए हैं। ये कहाँ जाते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, एग्जाम में थ्योरी के लिए क्या याद रखना, फिर से बता रहा हूँ। आपने लिखा व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट वेयर वी एनालाइज कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो इन डिफरेंट एक्टिविटी, अंडर डिफरेंट एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, ठीक। अब ध्यान रखना ये भूलेगा 100%, इसमें इतने आइटम, ये कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाए, कितने हैं सर, अभी लग रहा है तो बताऊं तो समझ में आएगा, इसमें कुछ ही लिखे हैं। हाँ ये भूलता है लेकिन ये याद हो सकता है, क्योंकि इसमें आइटम क्या है, कम है। इसमें फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट है, देख लो, इसमें शेयर, डिबेंचर और लोन है, 3 आइटम इधर है, 2 आइटम इधर, यस या नो। इन 2 आइटम को खरीदोगे तो पैसा जाएगा, बेचोगे तो पैसा आएगा, इधर इशू करोगे तो पैसा आएगा और वापस लोगे तो पैसा जाएगा। याद करना आसान है, 2-3 बार प्रैक्टिस होगी, याद हो जाएगा। डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव इधर है, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड इधर, इंटरेस्ट उसमें लोन पे ना, ऐसी बॉक्स है ना, ये मैं समझा रहा हूँ। आप इसको जब कॉलम बना बना के लिखोगे ना, पैराग्राफ बना बना के, तो लंबा चौड़ा, आप पहले लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसको एक्सप्लेन करो, फिर लिखोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, द इनफ्लो आइटम ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर, द आउटफ्लो आइटम ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर, लिखा। लाइन लिखते चले जाओगे तो लंबा चौड़ा आंसर हो जाएगा। जब मैं इसको और डिटेल में थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, जब तो और डीप में जाएंगे, अभी खाली ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं फाइनेंसिंग में। अब आते हैं ऑपरेटिंग, ठीक है। अब ऑपरेट चिल्ला मैं रहा हूँ क्या और बेचारी को मार दी, किसने उनको मारा, ये जानो क्या है हमारे रोजगार में कौन कुछ नहीं कुछ वो मारा जब मैंने बोला
नहीं पढ़ा रहे सामने तक देखना जस्ट बट लगी है क्या क्या बना ये लो ये आ रहे पढ़ना अच्छा इसको दे दे वाह और बोल नहीं बहुत बोले थे यार मैं तो किया ना मार दे उसको मार दे क्या कर रहा है बॉटल के मारना किसी को खून करने का मन कर रहा है रिया बड़ा से दूर रहो खून करने के विचार में है कोई भी समझ मेरा किसी का खून करने का मन कर रहा है क्या है सच में पता ना बोलिए मर गए बेचारा जिंदा मार डाली वाह मेरे समझ में पागल है यार स्कूल से मैं चिपका गया वो दया आ रही क्यों मर गया तो उसको चिपक के नहीं जाना क्यों बेचारे को मार मैं डाल दो चलो हीरा ना हम लोग हमारी गांव दे दो और प्यार नंबर हां नंबर गिर गया बेचारा अरे पता है बाहर जमीन में ना सुनो एक तितली पड़ी हुई थी मुझे लगा मर चुकी इसने कहा मर चुकी है उड़ के चली गई मर रहा तो बोलिए अभी बॉल फेंक के मार दे चल जाओगी ना चल क्या रही है एकदम बकवास लग रही है वहाँ पर स्कूल की कैसी लग रही है इतना नहीं है मैं जो है क्लास जाते हैं कहाँ है यारी को मार डाल चारी खा लो ना एक झावड़ किसने मारा कला है कला की माला है तो तुम यहाँ से मारा है बोला कुछ नहीं हुए ध्यान दो ये इसका शॉर्ट में परफॉर्मा लिखा है लॉन्ग कितना होगा बोर्ड पड़ेगा फिर ऐसे बोर्ड पर आ रहा है वो छोटा है ना कॉपी में क्या है फसल बहुत खजाने चुके हुए हैं उठा लो थोड़ा लॉन्ग में उससे एक पन्ना पहले चले जाओ एक भी तो अरे बाप रे अरे क्या है ये छोटा है ये छोटा तेरे को भैया नहीं छोटा। अरे क्या लाइनें सर वो पढ़नी शॉर्ट ही सही था शॉर्ट सही है ना उस शॉर्ट में हमने यहाँ शॉर्ट मुझे किया भी बीच वाला दिख रहा है इसका पड़े हुए कुछ नहीं दिख रहा है सर काम क्या है इसका बोला था हो गया बोला जो यार तुमको करना है व्यापार जैसे तुम्हारे लिए ये काम जो है जो अकाउंटेंट रखोगे वो कर लेंगे वरना करेगा तुम यहाँ एग्जाम के लिए बस समझो जितना तुम्हारा काम का है कुछ नहीं बोलो ना अच्छा से जान ओए ध्यान दो मारपीट कर रहे हैं ये देखो ध्यान दो 4 स्टेप में खत्म होता है पहला नेट प्रॉफिट लिखा आपने यहाँ मिलता है नेट प्रॉफिट सबसे पहले वो लिखेंगे अब मेरी बात ध्यान से समझना उसी से सारी चीज समझ में आएंगी एड नॉन कैश एक्सपेंस वो खर्चे हमको जोड़ देने हैं जिसमें कैश यूज नहीं होता लेकिन वो हम उसको खर्चे की तरह लिखते हैं यहाँ पैसा जाता नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको खर्चा मानते हो
इसलिए उसको वापस ऐड करो, क्योंकि आपको क्या निकालना है, एक्चुअल कैश इनफ्लो या आउटफ्लो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मेरे को फीस जमा करनी है स्कूल की, और मैंने खर्चे में लिख दिया 14,650 रुपये फीस दी, पर की तो नहीं ना, और मैंने शो कहाँ कर रहा हूँ, खर्चे में। ऐसे खर्चे जो हम करते नहीं है लेकिन लिखते हैं कि खर्चा है, वो कौन से हैं, देखो डेप्रिसिएशन। क्यों, तुम एक बार कार, मेरी बात ध्यान से समझना, सब समझ में आएगा। कार लेके आए, 10 लाख रुपए तुमने दे दिया, कार आ गई। हर साल कार पे अगर 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो पहले साल के बाद कार की वैल्यू बची 9 लाख, 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगा, तो क्या वो 1 लाख रुपए तुमने अलग निकाल कर दुकानदार को फिर दिया है क्या? नहीं ना। तो 1 लाख को खर्चे की तरह यहाँ क्यों शो कर रहे हैं ना, खर्चे की तरह, और वो खर्चा हुआ नहीं, पर आप खर्चा मान रहे हो, खर्च हुआ नहीं लेकिन हम खर्च की तरह उसको लिख रहे हैं। वो कह रहेगा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि हर साल आप डेप्रिसिएशन का पैसा अलग निकाल के रखो, ताकि 10 साल बाद जब तुमको नई कार लेना हो तो तुम्हारे पास अलग से पैसा हो। सही। हाँ, हैं। जब पिछले साल डेप्रिसिएशन पढ़ाए थे तो अपनी गाड़ी की व्याख्या सुनाई थी ना। सर लेकिन आप कहाँ पैसे निकालते, डेप्रिसिएशन कहाँ से निकालते हैं, पापा नहीं निकालते? नहीं निकालते, उसी का खामियाजा है कि जब फिर नई गाड़ी लेना होता है तो फिर लोन पे लेते। अरे भाई वो अमीर इंसान लेते होंगे। बात समझो इस चीज को। मान लो तुमने 500 करोड़ का प्लांट लगाया, 500 अब 500 करोड़ के प्लांट में अगर वो प्लांट 10 साल बाद ऑब्सोलीट हो जाए, मतलब आउटडेटेड हो गया, क्यों, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो अब आपको फिर से 500 करोड़ का नया प्लांट लगाना होगा, तो 500 करोड़ कहाँ से लाओगे? वो पुराना प्लांट कौन खरीदेगा जब टेक्नोलॉजी नहीं आ गई? तो वो जो हर साल 500 करोड़ का 50 करोड़ रुपए हर साल जो डेप्रिसिएशन होगा, वो आप अपने मेन प्रॉफिट, मान लो 200 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है हर साल, तो 50 करोड़ रुपए निकाल के अलग रखोगे, तो 10 साल बाद वो तुम्हारा 500 करोड़ हो गया, उसका इंटरेस्ट मिलेगा, उससे नया प्लांट आ गया। रियल बिजनेसमैन जो होता है ना, वो बिजनेस जो बड़े लेवल पे करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि उसको मालूम है कि मैं कुछ दिन बाद आउटडेटेड हो जाऊंगा तो मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। आप मुझे लगता है जो आप कभी जाना हो, वेबसाइट बता रहा हूँ, alibaba.com, alibaba.com पे जाना, वहाँ आपको लैपटॉप मिल जाएंगे 4-4 हज़ार रुपये फ्रेश नए लैपटॉप जैसे दिखेंगे। रीजन, डेप्रिसिएशन। बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जहां पे हर साल हजारों की क्वांटिटी में लैपटॉप यूज हो रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कह रही है, डेप्रिसिएशन इज 60%। मेरी बात ध्यान से समझना गौर से। कंपनी ने 1000 लैपटॉप खरीदे अपने एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, अब उस पर गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है, 60%, यानी 1.5 साल में वो लैपटॉप गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू 0 हो गई। पर लैपटॉप 1.5 साल में तो खराब नहीं होता ना, तो कंपनियां क्या करती हैं, उस लैपटॉप को मतलब लोएस्ट रेट में बेच देती और नया लैपटॉप भी खरीदती है। अब बोलोगे क्यों खरीदती है, बेवकूफी करती है। रीजन, अगर वो ऐसा नहीं करेगी, समझना मेरी बात को, अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उनका प्रॉफिट इतना हाई होता है, इतना हाई लेवल का प्रॉफिट होता है सॉफ्टवेयर कंपनीज का, कि उनको टैक्स में, जितने में लैपटॉप आने वाला है ना, उससे ज्यादा टैक्स चला जाएगा, इनकम टैक्स। तो बेटर क्या है कि हम अपनी कंपनी के ओल्ड प्रोडक्ट को रिप्लेस करके नए प्रोडक्ट ले लेना, ताकि हमारी वर्किंग इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लैपटॉप का टैक्स क्या है? टैक्स ये लेना देना है कि जब आप लैपटॉप खरीदोगे तो खर्चे दिखाओगे, तो खर्च दिखेगा तो नेट प्रॉफिट क्या होगा, डाउन हो जाएगा। और पुराना जो है वो कबाड़ के रेट में, ठीक है। तो वही लैपटॉप जो कि जिनकी कंडीशन वेल एंड गुड है, पर फिर भी वो सेकंड हैंड हो गए। अभी आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल देते हैं, अपने सतना में हजारों गाड़ियां हैं जो दिल्ली से आके यहाँ चल रही हैं। क्यों, वहां जाते हैं दिल्ली में 40,000 में गाड़ी मिल जाती है, उठा लाते,
क्यों 40,000 मिल रही? क्योंकि दिल्ली में क्या रूल है, वो 5 जनरेशन या 6 जनरेशन की गाड़ियां चलेंगी। तो अब जो 4 जनरेशन की गाड़ी है, अगर वो पकड़ी गई तो पुलिस वाले क्या करेंगे, उसको क्रैश कर कबाड़ में हो गई, खत्म, 1 रुपया नहीं मिलेगा। ऊपर से क्रैश कराने का, उसको पैक करने का, उसको कबाड़ में बेचने का पैसा अलग लेंगे। पॉल्यूशन इट इज नॉट अलाउड। अब सतना में अभी भी 3rd जनरेशन और 2nd जनरेशन अलाउड है, तो वो गाड़ी यहाँ आके चल जाती, लेकिन वहाँ अलाउड नहीं। अब जैसे एक और एग्जांपल ले रहे हैं, अपने यहाँ वो वंदे भारत ट्रेन चल रही है, गवर्नमेंट का प्लान है अगले 10 साल में ये जो पुराने इंजन है, पुरानी गाड़ियां ये खत्म कर देंगे। तो ये जाएंगी कहाँ? ये जाएंगी जो हमसे जो पुअर कंट्रीज है उनको सेव कर देंगे। गाँव में नहीं बोल रहा, कंट्री बोल रहा हूँ, सब चली जाती है, वो सारी ट्रेनें रिप्लेस हो जाएंगी। हाँ, भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, एक वंदे भारत 100 करोड़ में बन रही है, ठीक है, एक वंदे भारत ट्रेन 100 करोड़ में बन रही है, और जो एक नॉर्मल ट्रेन है वो 20 करोड़ में बन रही है। जो नॉर्मल ट्रेन आप देखते हैं वंदे भारत 100 करोड़ में, जो 20 करोड़ की ट्रेन है, वो जो गरीब कंट्री है वो 100 करोड़ वाली ट्रेन नहीं खरीद सकता, तो क्या करेगा, वो इस पुरानी ट्रेन को 5 करोड़ में खरीद लेगा। देखो ध्यान से, डेप्रिसिएशन हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ सर में डाकू का क्या होगा, ट्रेन के डाकू का चौपाटी बनेगी ना, जितनी भी मेट्रो सिटीज में चले जाओ ना, सब जगह ट्रेन के डिब्बे चौपाटी बन रहे हैं। ट्रेन के भी बने हैं ना, मैक्सिमम हल्दीराम वालों ने लिया। मैंने लखनऊ में देखा है और झांसी में देखा, 2 जगह देखा, और नागपुर में भी देखा। नागपुर में स्टेशन के बाहर, ट्रेन के डब्बे को, ट्रेन के डब्बे को शॉप बना दिया। सपना में भी तो है यार, जमाने में घूम रहा चल मुद्दे नहीं, कागज का बना के लाना। ये क्या हो गया, नॉन कैश एक्सपेंस। ऐसे नॉन कैश इनकम है, ये मिलती नहीं है, पर आप लिखते हो कि मिल गई। देखो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अब जैसे तुम सोच रहे हो कि मेरा मान लो कार है, उस कार की आज कीमत डेप्रिसिएशन 5 साल घटने के बाद 5 लाख, और वो कार बिकी कितने में, 4 लाख, तो तुम क्या सोच रहे हो 1 लाख का नुकसान हो गया। एक्चुअल में आपका लॉस नहीं हुआ, लेकिन आपने लॉस की तरफ उसको दिखाया है, क्योंकि मार्केट वैल्यू 4 ही लाख थी, तुम जबरदस्ती झोंके पड़े थे 5 लाख, 1 लाख का लॉस नहीं है, लेकिन आपने उसको शो कैसे किया, एज अ लॉस। इसको भी शुरू क्यों करना इसका रीजन है ना, शो करेंगे तो क्या, जहाँ लॉस शो करेंगे तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट घटेगा, प्रॉफिट घटेगा तो टैक्स कम लगेगा। जब गवर्नमेंट बोल रही है कि शो करो तो हम क्यों ना करें, हम कोई इलीगल काम नहीं कर रहे, लीगल प्रोसेस है, बट अब ये उल्टा क्यों कर रहे हैं, रिवर्स क्यों जा रहे हैं, ताकि हमको ये पता चल जाए एक्चुअल में मेरे पॉकेट में कैश कितनी है। जब वो एक्चुअल कैश मालूम होगी तो हम फ्यूचर की प्लानिंग बना सकते, वो पता चलती है कैश कि कैश सही जगह लग रहा है या नहीं। अगला आता है इंटरेस्ट पेज। हम पे करने के लिए लिखते जाओ रेगुलर इंटरेस्ट हमें दे दिया और हम देते नहीं, कई बार ऐसा होता है, तो उसने उसको भी ऐड कर दिया। अब अगर नॉन कैश इनकम, जिसको इनकम बोला जा रहा है पर इनकम है नहीं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो तुमने रिलायंस का शेयर खरीदा 100 रुपये का, एक साल बाद वो शेयर में ब्याज लग के 120 रुपये का शेयर हो गया या 130 रुपये का हो गया, तो तुम 30 रुपये इनकम की तरह यहाँ लिख तो रहे हो, पर कंपनी ने वो 30 रुपये आपको दिए नहीं है, खाली शेयर की वैल्यू
बढ़ा दिए, वो मिलेगा कब, एक शेयर दिखेगा। आप सोच रहे हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बिल्डिंग है, अब ये बिल्डिंग आपकी मान लो 60 लाख की है, इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ के 70 लाख हो गई, तो आप शो कर रहे हो कि 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, पर क्या जेब में मिला, कैश मिली क्या, नहीं, पर आप शो क्या कर रहे हो कि हमको इनकम हो गई। तो ये वो दो इनकम है जो होती नहीं है, पर हम मानते हैं कि पैसा हमारे पास है, इसीलिए इसको क्या कर दिया जाता है, लेस, क्योंकि ये इनकम एक्चुअल में है नहीं। इसको क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि आपने खर्चे माइनस कर दिए थे तो वापस ऐड करो, और इनकम प्लस कर दी थी तो वापस माइनस करो, उल्टा रिवर्स। तो ये पहली प्रोसेस हुई, ध्यान से समझना, मैंने 2 स्टेप बता दिए, पहला दूसरा, तीसरा स्टेप ध्यान दो, ये थर्ड स्टेप कैसे याद रखोगे, इधर ध्यान दो, अभी 3 क्वेश्चन इसी स्टेप पे चलेंगे, फिर हल्ला ना मचाना कि क्या हो रहा था, जादू चल रहा था। ध्यान दो, ये स्टेप कैसे याद होगा, आप बुक में देखोगे तो अलग तरीके से लिखा है, लिखा है ना, देखो उसमें क्या लिखा है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, देखो ध्यान से, कैसे याद कैसे होगा, DIID है ना, मैं इसको अक्सर बड़ा करता हूँ, डांस इंडिया डांस, बीच में आई 2 बार आ गया, अरे डी ऊपर करिए, इंडिया बड़ा वाला इंडिया, 2 इंडिया, ठीक है ना, DIID, अरे डी ऊपर कर दीजिए ना, वो गड़बड़ हो जाएगा। यार वो पार्टनरशिप डील वाला उसमें आई लगा दिया बस। अरे सर आगे बताओ। आप ध्यान दो, उसके बाद ये कैसे, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट। अब ये आप पूछना करंट एसेट्स में कितने आइटम हुआ था, याद है ना, पिछली बार करंट रेशियो लगाया है ना, जितने आइटम थे सब यहाँ, करंट लायबिलिटी के सारे आइटम यहाँ, करंट एसेट के सारे आइटम यहाँ। ध्यान से समझो, जैसे स्टॉक, अगर स्टॉक बढ़ गया तो कहाँ आएगा, ये दोनों लेस के लिए हैं, ये दोनों ऐड के लिए। तो अगर स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई तो उसका मतलब पैसा जा रहा है, स्टॉक कब बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा तो पैसा आएगा कि जाएगा, स्टॉक बढ़ेगा तो पैसा आएगा, जाएगा ना, स्टॉक घट गया यानी पैसा आ गया होगा, माल बिक गया तब तो स्टॉक घटा, स्टॉक अगर घटेगा तो पैसा आया होगा ना, मैं शेयर सोच रहा हूँ पैसा कैसे जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज वाला स्टॉक नहीं। अब मानो डेटर, डेटर है करंट एसेट से, डेटर बढ़ गया, डेटर बढ़ गया, पैसा गया, डिक्रीज, लॉस हुआ, डेटर बढ़ा यानी इंक्रीज, है ना, लॉस हुआ ना, डेटर बढ़ा यानी उधारी बढ़ गई ना, पैसा थोड़ी आया, और डेटर घट गया यानी डेटर्स ने पैसा दे दिया, उसका यही है DIID, डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज, अरे करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स। अब मेरी बात ध्यान सुनो, क्वेश्चन में कैसे लिखा होगा, डेटर क्या हुआ, डेटर बढ़ा, ध्यान दो, डेटर बढ़ा कितना, 10,000, इंक्रीज इन डेटर कहाँ लिखा है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, यहाँ लिखेंगे 10,000 लेस में, समझ में आया। मान लो लिखा क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या हुआ, घट गया कि बढ़ गया, क्रेडिटर बढ़ा, क्रेडिटर क्या है, करंट लायबिलिटी बढ़ गई, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई, 10,000 यहाँ लिखा,
बात समझ में आई? जैसे यहाँ लिखा है दिस टेबल करंट लायबिलिटी है, बढ़ गई, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। बात समझ में आई? अब आपको ये पता होना चाहिए कि करंट एसेट में क्या क्या आता है, करंट लायबिलिटी। इसको करने के बाद आप लास्ट में क्या माइनस करेंगे, इनकम टैक्स। तो ये आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर प्लस में आया तो इनफ्लो और माइनस में आया तो आउटफ्लो। अगर कैश पॉजिटिव आ रही है यानी पैसा आया है यानी इनफ्लो है, और कैश निगेटिव आ रही है यानी आंसर निगेटिव आ रहा है, तो उसको बोलेंगे कैश का आउटफ्लो। कैसे पता चलेगा कि माइनस है कि नहीं? अब समझो, ये नेट प्रॉफिट दिखा, इसमें ये 3 आइटम माइनस हुए, ब्रैकेट मतलब माइनस, ठीक। ये आइटम प्लस हुए, ये प्लस हुए, और ये माइनस हुए, ये माइनस हुआ। तो जो बचा या तो वो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा। नहीं समझ में आया? फिर से बोलो, समझो। 100 रुपए लिखा है, 10 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए, कितना बचा? 110। 110 में सॉरी 100 में 20 गया, 80 बचा। अब ध्यान देना, 20 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10। कितना हो गया? 80 हुआ था, 80 में 20 100, 10 120, 130, 140 हुआ। अब मैंने यहाँ 30 रुपए लिखा, 30 रुपए लिखा, 140 में 60 गए, 80 फिर से बचे। अब यहाँ पे इनकम टैक्स 10 रुपए माइनस हुआ, कितना बचा? 100। आंसर पॉजिटिव में है, 110 प्लस में आ रहा है ना, क्या कहलाएगा? अरे प्लस की वैल्यू ज्यादा है कि माइनस की वैल्यू ज्यादा है? अच्छा प्लस। अब मान लो मैं यहाँ बोल दूं इनकम टैक्स है 110, अब निगेटिव आ जाएगा 10 रुपये, तभी क्या कहलाएगा? पैसा गया ज्यादा, पॉजिटिव आंसर है, निगेटिव की वैल्यू ज्यादा तो निगेटिव आंसर। बात समझ में आ रही? थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो मेरे लिए इतना पर्याप्त है पहले दिन, ठीक है ना? अगर माथा पकड़ गई अब कल मैं इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है? 3 क्वेश्चन है, कल खत्म हो जाएंगे, परसों से रिवीजन चालू। सोमवार से चालू करिए। बोला कहाँ है? अध्ययन बोध कौन सी? हाँ, अगर उसको आना हो